अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, हमने फेडरल बोर्ड एबटाबाद का क्लास 10 के एक टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर्स के हवाले से पढ़ रहे थे। तो हम लोग ये आ रहे हैं कि हम लोगों ने केमिस्ट्री का पढ़ा था, मैटर वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। वो हम लोग चैप्टर 2 में थे। तो कुछ टॉपिक कल डिस्कस किए थे। जो आज के टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों ने मेल्टिंग और जो उसकी प्रॉपर्टीज थी फेज स्टेट्स की मैटर की, उसके बाद जो है वो है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। ठीक है, हीटिंग और कूलिंग कर्व्स का क्या मतलब होता है? देखें, यहाँ पर कर्व्स आया हुआ है। कर्व कहाँ पर बनते हैं? ग्राफ में। ठीक है, और ये ग्राफ हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी किस तरीके से ट्रांजिशन में हेल्प करती हैं। कि हम लोग क्या करते हैं, वो जब भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, जब भी हम लोग किसी भी स्टेट को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। जब एनर्जी उनको मिलती है तो उनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं? उनके अंदर क्या चेंजेस आती हैं ना, वो चेंजेस हमें किस से पता चलती हैं? ग्राफ से पता चलती हैं कि वो सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस में आगे कन्वर्ट हो रहा है। तो वो हम लोग ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। वो हमें किस तरीके से पता चलेंगी? वो हमें पता चलती हैं ग्राफ से। वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ग्राफिकल मेथड से। तो उस ग्राफिकल मेथड को हम लोग हीटिंग कर्व या कूलिंग कर्व का नाम देते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हीटिंग और कूलिंग कर्व कहाँ से नाम आते हैं? कि जब भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना स्टेट को, वो कौन सी मैटर है, कोई भी मैटर है, हम लोगों ने उसको एनर्जी प्रोवाइड की। अब वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में, वो हम लोगों ने कल सीखा था। अब वो बोल रहे हैं कि अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि हम लोग इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व को। हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व दोनों तो आप लोगों को समझ आ गए कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हीटिंग कर्व किसको बोलेंगे और कूलिंग कर्व किसको बोलेंगे? हीटिंग कर्व बोलते हैं कि जिसमें हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीटिंग कर्व किसको बोलते हैं? जिसमें हीट के हम लोग करते हैं, मैटर को प्रोवाइड करते हैं कि वो कैसे आगे लिक्विड में, लिक्विड आगे गैस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कूलिंग कर्व इसका उलट है। हीटिंग और कूलिंग कर्व एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, एक याद हो गया, दूसरा उसका पक्का आप लोगों को याद हो जाना है, समझ आ जानी है। ठीक है, तो कूलिंग कर्व उसका क्या है? उलट है कि वो कैसे गैस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो देखें, दोनों एक दूसरे के उलट है। आप लोग इसको गौर से समझिएगा, ये वाला आप लोगों को खुद समझ आ जाना है। मैं अब इंशाल्लाह बयान दोनों को ही करेंगे, आप लोग दोनों को ही समझाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। हीटिंग कर्व में आप लोगों ने क्या कहा कि हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टेम्परेचर हमने प्रोवाइड करना शुरू किया, उसके साथ साथ टाइम भी गुजरता गया। तो अब हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है, आप लोग एक ज़मीन में सपोज करें ग्राफ बनाने से पहले कि आप लोगों ने एक सॉलिड ले लिया, समझे, वाटर है, उसका एक सॉलिड ले लिया। ठीक है, आइस है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, हम लोग क्या करें? आइस ले ली, वो किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, पॉइंट ए पर रखी हुई है। हम लोग यहाँ से इसको पॉइंट ए टू बी में क्या होगा? पॉइंट ए टू बी में क्या हो रहा है? एक स्लोप बन रही है। ये स्लोप का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ जब हम लोग करेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है? काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है। जब ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट में ड्रा करो, बी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब बी पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर जिसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो पहले ए से बी तक क्या था? सॉलिड था। सिर्फ वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को ले रहा है। अब बी पॉइंट एक फिक्स पॉइंट आ गया ना, मेल्टिंग पॉइंट, तो वहाँ से क्या होगा? वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा? लिक्विड में। तो यहाँ पर ये बी टू सी क्या बना हुआ है? बी टू सी क्या है? हम लोग बोलते हैं बी टू सी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी फिर भी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। अब हमने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट होगी? कल हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि जो एनर्जी उसे मिल रही होती है वो फेज चेंज होने में लगती है। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है। ठीक है, बी टू सी क्या जा रहा है? मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये जो मैंने बी टू सी बनाया हुआ है, तो ये एक ऐसा रीजन है कि जिस पर जो सॉलिड स्टेट थी ना वो किस में कन्वर्ट हो गई है? सारी लिक्विड में। अब सी तक सारा लिक्विड बन गया। ठीक है,
अब सी से आगे जाना है, सी से डी फिर देखिए एक हायर पॉइंट आ रहा है, एक स्लोप बन रही है कि जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं कि दोनों चीज़ें एट अ टाइम ज़्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर टेम्परेचर गेन होना शुरू होगा। वो टेम्परेचर क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को दोबारा ज़्यादा करना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी साथ साथ क्या होगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग ये बोल रहे हैं, या आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, तो अब हम लोग ये बोल रहे हैं सी टू डी क्या होगा, दोबारा यहाँ पर लिक्विड स्टेट बनी हुई है। अब वो लिक्विड स्टेट जिस तरह यहाँ पर ए टू बी सॉलिड स्टेट गेन कर रही थी ना एनर्जी, अब यहाँ पर क्या होगा, सी टू डी लिक्विड स्टेट क्या कर रही है, टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, टेम्परेचर ले रही है, और उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने शुरू हो गए, बहुत दूर दूर तक अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो एनर्जी मिल रही है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड ब्रेकिंग कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को दूर दूर कर रही है। तो पॉइंट डी तक पहुँच के, सी टू डी तक लिक्विड ही है, ठीक है। अब पॉइंट डी कौन सा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट बी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट डी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोबारा स्टेट कौन सी बनना शुरू हो जाएगी, गैसियस फॉर्म। जिस तरह बी टू सी लिक्विड के लिए कन्वर्ट हो रही थी ना, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, डी टू ई दोबारा देखें उसी तरीके से स्टेट कांस्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अब पैरेलल टू देखें एक्स एक्सिस है, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, डी टू ई की बात करें, डी टू ई में आप लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दोबारा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी दोबारा क्या होना शुरू हो जाएगी, दोबारा ज़्यादा। पहले भी ज़्यादा हो रही थी, अभी भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी उसको मिल रही है ना, वो किस काम के लिए यूज़ हो रही है, यहाँ से लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए गैसेस में, ठीक है, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए वो अभी यूज़ हो रही है एनर्जी। तो यहाँ से डी टू ई तक क्या होगी, सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। अब ई से आगे क्या है, एनर्जी गेन करते जाओ, ई से आगे क्या है, एनर्जी गेन करते जाओ, वो गैसेस और ज़्यादा दूर होती जाएंगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो वो एक दूसरे से ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। तो याद रखिएगा ए से बी क्या हो रहा है, ए से बी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट जो है ना यहाँ पर ए टू बी, वो क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो टेम्परेचर हम दे रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा देते जाएं, वो ए टू बी तक क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता किसके करीब होती जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट के करीब। फिर पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बी पॉइंट अब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से बी टू सी क्या होगा, जब ये कांस्टेंट इसलिए बनाया हुआ है ना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यों टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा, आप लोगों ने क्या कहा कि मैंने यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि अब वो जो एनर्जी उसे जो टेम्परेचर मिल रहा है ना, वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, उसकी फेज़ को चेंज कर रहा है, उसकी स्टेट को चेंज कर रहा है। वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रही है, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। सी टू डी भी वही काम हो गया कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि अब देखिए स्लोप बन रही है, कांस्टेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा ये लिक्विड स्टेट रहेगी, लेकिन एनर्जी गेन कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो पॉइंट डी तक जब पहुँचेंगे, पॉइंट डी इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो अब पॉइंट डी में बॉइलिंग पॉइंट आ गया। जब बॉइलिंग पॉइंट आया तो फिर क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो समझ जाना है कि वहाँ पर फेज़ चेंज हो रहा है, वहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड लिक्विड में था, अब यहाँ पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब जब गैस में कन्वर्ट हो गया, अब और ज़्यादा टेम्परेचर दो तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाते जाएंगे। तो ये था हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व का मतलब ये देखें, टेम्परेचर में ज़्यादा आ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, ए से ई तक देखें यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने की बात हो रही है। तो अब बोलते हैं अगर डायरेक्ट ए से ई पे आए, डायरेक्ट ए से ई पे आए, मतलब सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट क्या हो, अगर वो गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो, जिस तरीके से मैंने बनाया, ये इस तरीके से नहीं बनता, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए बना रहा था, वरना ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। कि सॉलिड स्टेट, ये यहाँ से बता रहा हूँ, सॉलिड स्टेट डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर गैसेस में। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन। क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन। जिस तरह ये वाला पॉइंट क्या था, बी से सी, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग था, क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट से आगे मेल्टिंग उनकी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर डी टू ई क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, सब के सब बॉयल होना शुरू हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू। अब जिस तरीके से डायरेक्ट सॉलिड से गैस में आएगा, तो उसको सब्लिमेशन का नाम देंगे। ये था हीटिंग कर्व। अब अगर मैं इसको उल्टा करके बना दूँ, वो बन जाएगा कूलिंग कर्व। अब देखें, यही चीज़ मैंने
ये मैंने जिस तरह बनाया हुआ है इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूँ ना, ये एट इज उल्टा बन जाए। अब उल्टा हो गया तो वो क्या बन जाएगा, कूलिंग कर्व। कि क्या यहाँ पर उल्टा प्रोसेस होगा कि गैसेस किस तरह कन्वर्ट होंगी, जो गैसेज है ना, पहले देखिए यहाँ से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही थी, गैसेज में। अब यहाँ पर क्या होगा, गैसेज लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। अब ये प्रोसेस यहाँ पर होगा, गैसेज जो है वो किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड में, लिक्विड किस में, सॉलिड में, वो हो जाएगा कूलिंग कर्व। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले बोलते हैं कि गैसेज एट ई पॉइंट पर क्या है, ई पॉइंट पर इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एनर्जी क्या है, ये मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ ना तीर का निशान, तो समझो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इनके गैसेस के, वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, दूर दूर है। पार्टिकल क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कहाँ पर, आहिस्ता आहिस्ता जो ई पॉइंट पर आएंगे, ई पॉइंट से डी पॉइंट तक। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं ई पॉइंट से डी पॉइंट का क्या होगा, वो गैसेस का स्टेट होगा कि गैसेस एक दूसरे के करीब आ रही हैं, कि वो गैसेस इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू डी हम लोग बात करते हैं। यहाँ से जिस तरीके से यहाँ बॉइलिंग पॉइंट था ना, बॉयल हो रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। शुरू में क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, लो, क्योंकि अब ये ग्राफ नीचे की तरफ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे थे, यहाँ अब नीचे की तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम करते करते पॉइंट ई पर आ गए। पॉइंट ई कौन सी स्टेट है, ऐसी स्टेट कंडेंसेशन स्टेट, कंडेंसेशन पॉइंट, जिसमें क्या होती हैं, गैसेस किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एल लिख लेता हूँ, मतलब गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। वो होता है, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन। तो पॉइंट ई से डी तक मैंने देखें कांस्टेंट ग्राफ बनाया हुआ है, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। अब ई टू डी मैंने क्या कह दिया, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी मैं लिख लेता हूँ, इंटरनल एनर्जी जो इसकी है वो क्या हो जाएगी, कम होता शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जब डिक्रीज़ होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ भी है, फिर भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि गैसेस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, अब लिक्विड से डी से सी तक क्या होगा, डी से सी तक दोबारा टेम्परेचर क्या होगा, लो डाउन होगा। मैंने तीर का निशान नीचे की तरफ, मतलब कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के और ज़्यादा करीब करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक लिक्विड समझ लो, अब ये एक दूसरे के करीब आके जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वो एक दूसरे की ज़रूरत है उन्हें। तो करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, जैसे हम लोग पॉइंट सी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा, वो उनका होगा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट अब स्टार्ट हो गया पॉइंट सी से, तो वहाँ पर मतलब फिर फेज चेंज हो रहा है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। फ्रीजिंग सॉलिड होता है ना, फ्रीजिंग किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीजिंग मतलब सॉलिड में। तो सी टू डी क्या बात करते हैं कि लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यहाँ पर याद रखिए कांस्टेंट आया ना, समझ लें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी दोबारा लो, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज़्यादा क्या हो जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, दोबारा स्ट्रांग हो जाएंगी, एक दूसरे के ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर देखें कहाँ हुआ, पहले गैसेस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, फिर लिक्विड क्या था, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी कम करता गया, एनर्जी लूज़ करता गया। यहाँ पर एनर्जी लूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो सॉलिड में जब कन्वर्ट हो गया, और ज़्यादा एनर्जी लॉस हुआ, तो वो और ज़्यादा करीब होंगे, और ज़्यादा टाइट सॉलिड बनता जाएंगे। ठीक है, तो ये था। देखें यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर मैंने बात की टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये एक दूसरे के इस तरीके से उलट है। ठीक है, जो पॉइंट इस तरीके में यहाँ पर लिखे थे, अब इसमें उलट करके लिख लेंगे।
तो ये था आप लोगों के पास हीटिंग कर्व, ये था आप लोगों के पास कूलिंग कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक थ्योरीज है, मतलब कुछ पॉइंट ज़रूरी हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स अहम ज़रूरी थे वो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं कि आप लोगों को पता चले इन पॉइंट पर क्या हो रहा है। देखें, अब मैं इन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के मुताबिक बताते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, ए टू बी बात करेंगे, सी टू डी और ई टू ऑनवर्ड। ठीक है, हीटिंग के अंदर, हीटिंग का लिखा लो ए टू बी, ए टू बी की बात हो रही है। ठीक है, इस पोर्शन को देखें, ए टू बी, इस पोर्शन को जिसको मैंने ए टू बी, सी टू डी और ई ऑनवर्ड। अब देखें यहाँ पर स्लोप बनी हुई है, कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, ये इस तरीके से, इसका मतलब है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है। स्लोप में याद है कि मतलब इसका ये कि टेम्परेचर ज़्यादा, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ के टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर देखें स्लोप है, ये इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ पर हीटिंग में काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि ए टू बी में पॉइंट में देखें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, सी टू डी में देखें टेम्परेचर ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। ये एरो का ऊपर की तरफ निशान का यही मतलब है कि ज़्यादा हो रही है। ई ऑनवर्ड मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताया था कि ई ऑनवर्ड टेम्परेचर ज़्यादा करोगे और ज़्यादा आप लोगों के पास इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था ई टू डी और सी टू बी किसके अंदर, कूलिंग के अंदर। कूलिंग के अंदर आ जाते हैं, ई टू डी बात करते हैं, ई टू डी बात की, दोबारा सी टू बी बात की। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो यहाँ पर देखें ई टू डी पॉइंट में आए, यहाँ पर मैंने क्या कहना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मैंने यहाँ पर बताया हुआ भी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो सी और डी में भी ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों के लिए एक ही बात है। पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, फेज चेंज क्या है कि ये वो पॉइंट है ना, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि ये कब ज़्यादा या कम होती है। ये जब ज़्यादा हो रही होती है मतलब फिर भी फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है। अगर ये कम हो रही है तो इसका मतलब है कि लिक्विड सॉलिड जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और ज़्यादा कम हो जाए तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो यही चीज़ आप लोगों के पास लिखी है, बी टू सी और डी टू ई क्या हो रहा है हीटिंग में, और डी टू सी और बी टू ए क्या है कूलिंग में। इन दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है या रिलीज़ हो रही है। तो दोनों के पॉइंट में फेज चेंज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी लॉस या गेन उस टाइम पे ही होती है जब फेज चेंज होता है। ठीक है, हम लोग ये चीज़ बात करते हैं। तो अब यह था आप लोगों का क्या नाम है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। तो इसका अब जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो हम लोग देखते हैं, ये फिर हम लोग साथ बॉयलिंग और एवोपरेशन में फ़र्क भी देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का एवोपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क बताना है। तो एवोपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और इसके फैक्टर्स कुछ देख लेंगे किन के इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट लेंगे एवोपरेशन से। तो हम लोग पहले एवोपरेशन को देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसके रिवर्स है, देखती जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या चीज़ें कंट्रास्ट में आ रही हैं। ठीक है, एवोपरेशन की बात करें, एवोपरेशन में बात करते हैं कि जो लिक्विड है, याद रखना दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, दोनों में, एवोपरेशन में भी लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट हो रही है और बॉइलिंग पॉइंट में भी लिक्विड स्टेट गैसेस में ही कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना, वो लिक्विड स्टेट कहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस में कन्वर्ट होती है, लेकिन सरफेस से स्टार्ट होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से मैंने एक ले लिया, हम लोग ये एक फ़र्श है। ठीक है, इस फर्श के ऊपर मैंने लिक्विड मतलब वाटर पड़ा, पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ जो लिक्विड की ऊपर वाली सतह है ना, वहाँ से पहले एवोपरेशन होगी फिर नीचे वाली सतह से होगी। मतलब ये कि जब भी एनर्जी ऊपर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल को मिलेगी ना, वो एवोपरेट हो जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है कि एनर्जी आगे भी ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करें, वो एनर्जी अपनी लेते हैं, फेज़ चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी एवोपरेशन होती है ना, एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, सरफेस ऑफ द लिक्विड से। वो आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, वो वहाँ से ही एवोपरेट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से ही अपनी फेज़ चेंज करना शुरू हो जाते हैं। तो एट बोलते हैं कि इसलिए एवोपरेशन कहाँ पर होती है, सरफेस ऑफ द लिक्विड पर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब गैसियस स्टेट में ही कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन सरफेस ऑफ द लिक्विड से। नेक्स्ट में देखें, एवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, एवोपरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर होना ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, देखें हम लोग गर्मियों का सीज़न है। ठीक है, हम लोगों को पसीना आया हुआ है,
हम लोग आते हैं ना घरों में आए, हम लोगों ने एसी ऑन किया या पंखा ऑन किया, फ़ैन ऑन किया। तो अब देखें फ़ैन ऑन करने का क्या मतलब है कि वो हमें क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। हवा से एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमारे पास मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए ना, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देखिए अब जो हमारा पसीना था वो लिक्विड फॉर्म में है ना, जो हमारी स्वेटिंग है वो लिक्विड फॉर्म में है। वो लिक्विड किस में हो जाएगी, गैसेज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। किसकी वजह से, हवा मिलने की वजह से। वो जो हवा मिल रही है वो तो टेम्परेचर कम कर रही है, ज़्यादा थोड़ी कर रही है। तो वो फिर भी हम लोग बोलते हैं कि वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, यही बोलते हैं कि इसके लिए फ़िक्स टेम्परेचर ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि इवेपोरेशन कम टेम्परेचर पर होती है, कभी ऐसा होता है ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है। तो इसके लिए कोई फ़िक्स टेम्परेचर नहीं है। तो यही बोलते हैं कि इवेपोरेशन के लिए कोई फ़िक्स टेम्परेचर नहीं है, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। थर्ड है कि टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और लार्ज सरफेस एरिया इसको अफ़ेक्ट करता है। ठीक है, कि अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे और वहाँ से सरफेस एरिया ज़्यादा कर लेंगे, तो इन दोनों से इफ़ेक्ट पड़ेगा इवेपोरेशन पे। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, इसको इवेपोरेशन को ज़्यादा करेंगी। कैसे? अब हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग गर्मियाँ है ना, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, टेम्परेचर की पहले एग्ज़ाम्पल समझ लें। गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों का आप लोग समझ लें। हम लोगों के पास सेम फ़र्श है। ठीक है, हम लोगों ने एक के ऊपर ही पानी फेंका हुआ है, दूसरे के ऊपर ही फेंका हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है सर्दियों में क्या होगा और गर्मियों में। अब बताएँ कि वो गर्मियों में जल्दी इवेपोरेट होगा कि सर्दियों में इवेपोरेट होगा? ज़ाहिर-सी बात, आप लोगों को पता है वो फर्श जल्दी कब सूखेगा, कब वहाँ से पानी वाटर इवेपोरेट होगा। तो वो कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा कब होता है? गर्मियों में। तो आप लोग ये बोलें कि ये याद रखें, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जहाँ ठंड है, सर्दी में पानी इवेपोरेट लेट होता है। तो वहाँ से आप लोग समझ लें कि टेम्परेचर कम हुआ तो इवेपोरेशन कम होगी। सेकंड मैं बताता हूँ सरफेस एरिया का। अब यहाँ पर सरफेस एरिया की एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है कि आप लोग ले लें, सेम पानी ले लें। आप लोगों ने कहा हमने 1000 लीटर पानी लिया, उसको मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 1 लीटर पानी लिया, ठीक है? 1 लीटर पानी लिया, उसको बॉटल के अंदर भी डाल दिया और उसको खुले ग्राउंड के अंदर भी फेंक दिया। खुले ग्राउंड के अंदर सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है ना, उसने ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है। और बॉटल के अंदर तो एक ही जगह पे कंजस्टेड हुआ पड़ा है। अब दोनों को उठा के भई एक ही टेम्परेचर ड्यूब पे रख दिया। अब बताएँ, मतलब जो आप लोगों का सर्विस एरिया था जहाँ पर हम लोगों ने ग्राउंड में पानी डाला था, अब उसके ऊपर भी सेम धूप लग रही है और उतनी ही वहाँ पर भी लग रही है बॉटल के ऊपर भी। अब बताएं कि जल्दी पानी क्या होगा, बॉटल के अंदर से इवेपोरेट होगा या उसके ग्राउंड के ऊपर से? तो ज़ाहिर बात है, आप लोगों को पता है ग्राउंड जल्दी सूख जाएगा, पानी तो अभी बॉटल के अंदर बाकी रहेगा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, आप लोगों के पास क्या हो गया, इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया। और याद रखें, इवेपोरेशन हमेशा कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कैसे? फिर वही स्वेटिंग, आप लोगों को गर्मियाँ अभी चल रही हैं जिस तरीके से, तो आप लोग देखेंगे कि गर्मियाँ आती हैं, जब भी हम लोग जाके नीचे बैठते हैं पंखे के नीचे, तो हम लोग जब फ़ैन ऑन करते हैं, जब हमें हवा मिलती है, वहाँ से क्या चीज़ होती है, एवोपरेशन होती है। वहाँ से हमारा स्वेटिंग किस में कन्वर्ट हो रही होती है, गैसेज़ में। ये क्या होता है कि जब भी स्वेटिंग होती है ना, मतलब जब भी एवोपरेशन होती है स्वेटिंग की, जब स्वेट्स एवोपरेट हो जाते हैं, लिक्विड एवोपरेट होता है, वो क्या करता है, अपने साथ एनर्जी लेके जाता है। जितनी भी सरफेस की एनर्जी होता है ना, अपने साथ लेके जाता है। तो हमारी बॉडी के ऊपर जितनी एनर्जी होती है, जितनी हीट एनर्जी होती है ना, जब स्वेटिंग होने के बाद जब वो पसीना सूखता है, मतलब एवोपरेट होता है, तो वो जब एवोपरेट हो रहा होता है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है, अपने साथ एनर्जी हमारी बॉडी की लेकर जाता है। वो हीट एनर्जी जब लेके जाता है ना, पीछे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये था एवोपरेशन। अब आगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर या गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन याद रखना, हीटिंग करने के लिए उस टाइम तक हीट करेंगे जब तक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए। तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ही बॉइलिंग होगी। तो हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग के लिए फिक्स बॉइलिंग पॉइंट का होना ज़रूरी है, ये किसी भी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा है ना, ऑपरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिक्स टेम्परेचर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग यहाँ पे पानी पड़ा हुआ खुद ब खुद उबलना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। और ये एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी बॉइलिंग स्टार्ट होती है ना, वो एंटायर लिक्विड, पूरे लिक्विड के अंदर स्टार्ट होती है। अब हम लोग ये लेते हैं, जब इसे हीट कर रहे हैं ना, तो जब इसको टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने के वैसे लिक्विड है, तो वो पूरा एक सर्कुलर पाथ, तो जब भी हीट स्टार्ट होगी ना, वो जब भी टेम्परेचर नीचे वालों को मिलेगा, वो इस तरीके से ऊपर जाएंगे।
जब ऊपर जाएंगे ना तो ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल क्या हो गए, नीचे आ गए। तो ये इस तरह सर्कुलर मूव करेंगे और अपने पूरा का पूरा लिक्विड एक साथ आप लोग बोलते हैं कि हीट होना शुरू हो जाएगा। तो देखेंगे जब भी हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, ऊपर से चेक करें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नीचे मतलब उसका ओवरऑल टेम्परेचर बराबर हो जाता है, मतलब एक टाइम ज़्यादा हो रहा होता है, ऊपर से भी नीचे से भी हर तरफ से पानी पूरा का पूरा। वो इसी वजह से कि वो एक एंटायर लिक्विड गर्म हो रहा होता है पूरा बॉयल हीट मिलने की वजह से बॉयलिंग में। अब इसके लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, बॉयलिंग के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जिस तरह वाटर के लिए क्या है 100 सेल्सियस है, हर एक का अपना फिक्स टेम्परेचर होता है, हर एक लिक्विड का। टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर कि टेम्परेचर क्या करता है, कांस्टेंट रहता है जब भी फेज चेंज हो रही होती है। जब मतलब जब तक ये लिक्विड में है ना तब तक तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। जब गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। अभी आप लोगों को पढ़ाया था अभी इसी लेक्चर के अंदर के टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है जब फेज चेंज होती है। तो जब यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग के अंदर फेज चेंज होता है ना, गैसेस लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, गैसेस में। तो फेज चेंज जब होता है तो जो बॉइलिंग है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस तरह पानी है बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा 100 सेल्सियस, 100 सेल्सियस के बाद 101 नहीं होता कभी भी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो फेज चेंज कर रहा होता है। अब प्रेशर और जो आप लोगों के पास हाई प्रेशर और लो प्रेशर हो वो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है और एवोपरेशन को भी अफेक्ट करता है। तो वही इफेक्ट देख लेते हैं कि अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग। तो प्रेशर का क्या अफेक्ट है बॉइलिंग के ऊपर और एवोपरेशन के ऊपर। मैं एक साथ दोनों को पढ़ा रहा हूँ कि एवोपरेशन प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा तो क्या अफेक्ट होना है। तो याद रखिएगा हम लोग बोलते हैं कि जब एवोपरेशन जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर की तरफ से प्रेशर लग रहा है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लो होगा, ठीक है लो की लिखें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा एवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होने से एवोपरेशन लो होगी, ठीक है। उल्टा इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, एक चीज़ कम होगी दूसरी ज़्यादा। आप लोग बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम एवोपरेशन ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम आप लोगों के पास एवोपरेशन ज़्यादा। वो क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ऊपर से जब प्रेशर नहीं लग रहा ना तो वो लिक्विड जल्दी जल्दी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सरफेस से होती है ना, हमने कहा सरफेस के मॉलिक्यूल एवोपरेट होते हैं जल्दी। तो हम लोग यही बोलते हैं कि वो ईजी मॉलिक्यूल वो ईजियर हो जाएंगे एस्केप होना, सरफेस से जल्दी जल्दी एस्केप होंगे, जल्दी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उसके ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई उसको रोकने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें उसके ऊपर कुछ चीज़ लगा लें, बंद कर दें ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, एवोपरेशन रुक जाएगी, एवोपरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो एवोपरेशन का और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी कम। तो लेकिन आप लोग ये बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर बोलते हैं प्रेशर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उस टाइम पे फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है फेज़ चेंज करने के लिए, ठीक है। फेज़ चेंज करने के लिए फिर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो फेज़ चेंज किस में होता है, बॉइलिंग में होता है ना। तो बॉइलिंग में जब फेज़ चेंज की टाइम आता है तो उस टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर उसे चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो फेज़ चेंज कर सके। वो किसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से। तो बॉइलिंग पॉइंट और आप लोगों के पास एटमॉस्फेयर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा या कोई प्रेशर ज़्यादा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। जिस तरह हम लोग कुकर है ना, कुकर के अंदर क्या करते हैं, खुद ऊपर से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, खुद ऊपर से जब बंद करते हैं ना वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है अंदर। तो अंदर जो चीज़ें हैं ना उनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, फिर जब चूल्हा ऑन करते हैं उनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। जब उनको एनर्जी ज़्यादा मिलती है ना चीज़ें जल्दी पकना शुरू हो जाती हैं। तभी हम लोग कुकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि एनर्जी वहाँ से एस्केप ना हो और ज़्यादातर एनर्जी कुकिंग को जो अंदर चीज़ पड़ी है उसको मिले और वो जल्दी से जल्दी पक जाए। तो यही तक थे आपके टॉपिक्स आज के जो आप लोगों के MCQs हैं और क्वेश्चंस हैं। अब उनकी तरफ बढ़ते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन दो टॉपिक्स में से आए हैं कि हीट और कूलिंग कर्व और बॉइलिंग पॉइंट और एवोपरेशन में क्या फ़र्क है, इन पे देख लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs हैं। तो MCQs पहले डिस्कस कर लेते हैं कि MCQs है आप लोगों के लिए। इसमें कि वो है कि एवोपरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे कौन सी रीज़न है कि एवोपरेशन बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट होता है, तो सारी पढ़ लेते हैं। पहला बोला गया एवोपरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर। ठीक बात बोली कि एवोपरेशन किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है और होती भी कहाँ पर है, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होती भी क्या है, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे। ठीक हो गया, अब हमें पता चल गया पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं कि ठीक है यानी बॉइलिंग पॉइंट अकर है ऑन द सरफेस। क्या बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ
सिर्फ सरफेस से होती है? नहीं, मैंने कहा था, क्या समझाया था, बॉइलिंग पॉइंट इंटायर लिक्विड के अंदर एक सर्कुलर मोशन में होती है, मतलब वो क्या होती है, एक साइकिल चलता है, फिर उसके बाद जाके बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होती है, तो वो पूरे लिक्विड के अंदर होती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ठीक। नेक्स्ट वाला गलत। एवापोरेशन रिक्वायर्ड हाई फिक्स टेम्परेचर। एवापोरेशन क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे होती है? नहीं, किस पे होती है, किसी भी टेम्परेचर पे एवापोरेशन हो सकती है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। लास्ट वाला देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अकर एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। एवापोरेशन के लिए फिक्स टेम्परेचर होना ज़रूरी नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता। तो ये तीनों पॉइंट गलत, तो पहला इसका राइट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन में क्या डिफरेंस है, ये डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, ये पॉइंट्स आप लोगों को दिखाए थे, तो वो याद कर लें। नहीं देखे या भूल गए हैं या जहन से उतर गया, तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर लिखना है तो वो वीडियो पीछे बैक कर लें, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। सेकेंड है इंटरप्रिएट अ हीटिंग कर्व फॉर द वाटर। हीटिंग कर्व तो आप लोगों ने बनाना सीखा है आज की लेक्चर में, लेकिन बोलते हैं कि हीटिंग कर्व किसके लिए आप लोगों ने बनाना है, वाटर के लिए। तो आप लोगों को और बताना है कि इसके अंदर की फेज चेंज कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, फेज चेंजेस कहाँ हो रही है। तो आप लोगों को सिर्फ इसको याद रखनी है कि वाटर किस पे मेल्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सिर्फ याद रखना, वो वाला बनाना है, हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व नहीं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, 100 कितना है, 0 सेल्सियस है, ये चीज़ याद रख लें। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, आप लोगों के पास 100 सेल्सियस है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों ने याद रख लिए। अब इसके मुताबिक बना लें, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया। देखें यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलते हैं -20 से स्टार्ट हुआ, पॉइंट से पहुँचे किस पे पहुँच गया, 0 सेल्सियस पे, टाइम के साथ साथ किस पे पहुँचे, 0 सेल्सियस पे। तो आप लोगों को पता चला -20 से लेके, हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से बी तक क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, सिर्फ उसको टेम्परेचर मिल रहा है। लेके ही पॉइंट बी जैसे ही आया, 0 सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तो वो क्या होना शुरू हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया। अब बी से सी तक मेल्टिंग स्टार्ट होगी, बी से सी तक मेल्टिंग स्टार्ट होगी। अब ये कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, 4 सेल्सियस तक। तो आप लोगों को पता चला कि 0 से 4 तक क्या होता है कि वो चेंज होना स्टार्ट होता है लिक्विड के अंदर। तो अब लोग ये बोलते हैं बी से सी तक क्या हुआ, बी से सी तक टेम्परेचर आप लोगों ने क्या कहा, 0 सेल्सियस क्या हो गया, आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। बी से सी तक क्या हुआ, मेल्टिंग स्टार्ट होगी, क्या होगी, मेल्टिंग स्टार्ट होगी। आप लोगों ने ये फेज चेंज यहाँ पे बताना है, बी से सी क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो मतलब बी से सी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। अब सी के बाद क्या होगा, सी में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया मुकम्मल तौर पर। अब सी के बाद दोबारा हम लोगों ने टेम्परेचर देना शुरू किया, ठीक है, टेम्परेचर देते गए, टेम्परेचर यहाँ से देखें ज़्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ से भी ज़्यादा हो रहा है। अब एट अ टाइम कहाँ पर पहुँचे, ये देखें कहाँ पर पहुँचे, बॉइलिंग पॉइंट 100 पर पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, 100 पे। जैसे ही हम पॉइंट डी पर पहुँचे, जो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होना शुरू होगी, गैसियस स्टेट में। तो अब गैसियस स्टेट मतलब डी से ई तक क्या होगा, डी से ई तक बताना है कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, फेज चेंज होगा, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होगी, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी। जब वो गैसेस में कन्वर्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद 100 ही रहेगा। अब ये जो मैंने बनाया इसको क्या कर दें, हटा दें, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर अब बढ़ेगा नहीं। अब मैंने ये क्या कहा, यहाँ से बनाओ भी तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ से आगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने कांस्टेंट इसलिए आगे मिटाया क्योंकि आप लोगों को पता हो कि 100 सेल्सियस के बाद टेम्परेचर ज़्यादा वाटर का नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में जो थर्ड क्वेश्चन है क्या, हाउ डज इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। अभी लास्ट हमने डिस्कस किए थे अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। फिर मैं बता देता हूँ कि आप लोग याद रखिएगा एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा करोगे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एक्सटर्नल प्रेशर कम करोगे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कूलिंग कर्व है, और कूलिंग कर्व हम लोगों ने इसी लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था हीटिंग कर्व के बाद। तो ठीक है, तो आप लोग बैक करके देख सकते हो, कूलिंग कर्व कंप्लीट है, डिटेल के साथ पढ़ाया गया है, ठीक है। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, यही आप लोगों के लेक्चर से और यही 4 क्वेश्चन और एक MCQs इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये भी सॉल्व करवा दिया। फिर भी अगर किसी चीज़ में मसला है, कोई चीज़ मसला कर रही है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह कल।